हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, सभी लोगों की पढ़ाई जोर और शोर से चल रही होगी। एंड आई वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, लेक्चर 5 यार स्टार्ट कर रहे हैं हम लोगों ने। यार प्रीवियस लेक्चर में थ्योरीज स्टार्ट कर दी है, राइट। वेलेंस अब हम लोग कोवलेंट बॉन्ड यार पढ़ रहे हैं और उसमें सबसे पहले जो यार थ्योरी आई थी वो कौन सी आई थी, वीबीटी। तो हम लोगों ने वीबीटी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पूरी की पूरी अच्छे से पढ़ ली है। ठीक है, अब यार हमको क्या पढ़ना है, अब हमको हमारी जो दो आपकी थ्योरीज हैं, हाइब्रिडाइजेशन एंड वीएसीपीआर, दोनों साथ में ही पढ़ेंगे यार, दोनों साथ इंटर रिलेटेड है, तो दोनों ही साथ में पढ़ेंगे हम लोग। वीएसीपीआर और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कि यार कहाँ तक हम लोग पढ़ पाते हैं। कोशिश करेंगे कि यार इस पर्टिकुलर वीडियो में खत्म हो जाए। अगर नहीं तो यार एक नेक्स्ट अगेन एक और वीडियो बना देंगे, छोटा सा रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो, और उसमें हम लोग ये थ्योरीज को दो कंप्लीट कर देंगे। बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद आपके कुछ यार और जैसे टॉपिक्स रह गए हैं आपके, जैसे डायपोल मूवमेंट रहता है ना, जैसे आपका डायपोल मूवमेंट हो गया, राइट, आपका रेजोनेंस हो गया, है ना, रेजोनेंस हो गया, फॉर्मल चार्ज हो गया, राइट, फॉर्मल चार्ज हो गया, और ऐसे ही आपका फजांस रूल। तो एक वीडियो बनाएंगे जिसमें ये सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए जाएंगे आपको, फजांस रूल, और लास्ट में आपकी क्या आ जाएगी, एमओटी आ जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उसके बाद यार आपके जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये सब है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये सब है, ये सब का एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो इतना कुछ आपका बचा है अभी केमिकल बॉन्डिंग में, ज़्यादा नहीं है। अब कंटिन्यूसली आपके जो भी लेक्चर्स आते जाएंगे उसमें हम लोग ये सब पढ़ने वाले हैं ना। अच्छा, अगर आप कोई बुक देखते हो, कोई मॉड्यूल देखते हो, तो उसमें यार क्या रहता है, बहुत सी बार ये डायपोल मूवमेंट, ये रेजोनेंस, फॉर्मल चार्ज, आपका फजांस रूल, ये सब पहले दे रखा होता है हाइब्रिडाइजेशन और वीएसीपीआर से ना। लेकिन यार वो पढ़ाने का सीक्वेंस यार मैं फॉलो नहीं करता हूँ। जैसे डायपोल मूवमेंट जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो डायपोल मूवमेंट के लिए आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन और किसी भी मॉलिक्यूल की शेप निकालना आना चाहिए। यार उसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वीएसीपीआर के बाद में ही पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को। आपका डायपोल मूवमेंट हो गया, रेजोनेंस हो गया, फॉर्मल चार्ज हो गया, है ना, फजांस रूल हो गया, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर का क्या फोकस है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वीएसीपीआर थ्योरी। बहुत ज़बरदस्त है यार, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक क्वेश्चन नीट एग्जाम में यहीं से यार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से सीखिए, अच्छे से समझिए, बहुत डिटेल में हम लोग जाएंगे, एक एक चीज़ को बड़ी शानदार तरीके से सीखेंगे, और अच्छे से आप लोग अपने नोट्स बनाते हुए चलिएगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, बहुत सारी चीज़ें यार आपके कुछ अगर मिथ होंगे केमिकल बॉन्डिंग को लेके तो वो भी यार टूटने वाले हैं। तो बस अच्छे तरीके से नोट्स बनाते हुए चलिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं यार, हाइब्रिडाइजेशन एंड वीएसीपीआर थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझो कि यार ये थ्योरी आई क्यों। सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि यार ये थ्योरी आई क्यों। तो देखो, आपका CH4 का मॉलिक्यूल स्टडी किया गया था, किसका, मीथेन का। CH4 का मॉलिक्यूल ऑब्जर्व किया गया था। तो देखो, अगर मैं इसको स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो C, ये इधर H, ये इधर H, ये इधर H और ये इधर H। अच्छा, CH4 का स्ट्रक्चर आप कभी भी देखोगे तो ऐसा ही दिखेगा। अब ऐसा क्यों दिखता है, वो आपको आंसर इस वीडियो में मिलने लगेगा, है ना। अब जैसे मैं पहले बोलता था कि यार जैसे PCl5 है, तो PCl5 को यार ऐसे ही बनाना है। अब वो ऐसे क्यों बनाना है, क्योंकि यार उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, उसकी शेप ऐसी है। अब उसकी शेप ऐसी क्यों है, वो आंसर आपको अभी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वीएसीपीआर में मिलेगा, है ना। तो पहले ये समझो कि यार आया क्यों ये जो थ्योरी है ये आई क्यों, है ना। तो अब ध्यान से देखो, तो CH4 का मॉलिक्यूल आपका ऐसा कुछ रहेगा। अच्छा, अगर कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें तो इट इज व्हाट, कार्बन के 1s2 2s2 2p2, करेक्ट। वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। तो देखो, ये मैंने 2s2 बनाया, ये मैंने 2p2 बनाया, देखो करेक्ट है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2। तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कितने बॉन्ड्स बन सकते हैं, 2 ही बॉन्ड बन सकते हैं यार, 2 ही बॉन्ड बन सकते हैं। लेकिन आपका कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है। तो ये मैंने क्या, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कार्बन सिर्फ और सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि उसके पास 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करोगे, एक्साइटेशन करोगे, क्या करोगे, एनर्जी दोगे। तो जैसे ही एनर्जी दोगे तो ये जो 2s वाला इलेक्ट्रॉन है ये कूद के कहाँ चले जाएगा, 2p में चले जाएगा। तो अगर मैं इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या आएगी, 1s2, जो 2s2 था उससे एक इलेक्ट्रॉन कूद के कहां चले गया, 2p में। तो इट इज 2s1 2p3। तो अगर ध्यान से देखो तो ये 2s का एक इलेक्ट्रॉन और 2p का 3 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। तो देखो ऐसा कुछ होएगा। अब देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है,
कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ वो कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में वो 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन। किसके साथ बना रहा है? हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। कितने हाइड्रोजन आएंगे? 4 आएंगे। तो ले आओ यार एक एक करके हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन आया, किसके साथ आएगा हाइड्रोजन? तो हाइड्रोजन तो बोल रहा है हमारी तो यार कॉन्फिगरेशन एक ही है 1s1, तो ये आया आपका हाइड्रोजन। अच्छा, स्पिन क्या होगी? अपोजिट होगी। वीबीटी में हम पढ़ते हुए हैं कि जो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन रहती है वो क्या रहती है? अपोजिट रहती है। जैसे ये हाइड्रोजन आया, इसका भी 1s1, तो ये देखो ये एक और हाइड्रोजन आया, इसका भी 1s1, ये देखो, और ये एक और हाइड्रोजन आया, इसका भी 1s1, और ये रहा। करेक्ट, सबकी स्पिन मैंने डाउन बना दी है। करेक्ट। अब चलो ओवरलैपिंग कर लो। अब ओवरलैपिंग कर लो तो देखो ये वाली ओवरलैपिंग होगी, देखिए ये वाली ओवरलैपिंग हो रही है एक, ये वाली ओवरलैपिंग हो रही है दूसरी, 4 बॉन्ड बनने हैं ना, तो 4 ओवरलैपिंग होगी, ये तीसरी और ये चौथी। ध्यान से देखो अगर आप इसे देखिए देखिए देखिए, इधर ये 2s है और इधर क्या है? 2p है। तो ये वाली जो ओवरलैपिंग है, ये कौन सी ओवरलैपिंग है? देखो हाइड्रोजन का तो 1s ही है और कार्बन का कौन सा है? 2s। तो क्या मैं आपको यहां पे ये ss ओवरलैपिंग बोल सकता हूं? हाइड्रोजन का 1s, कार्बन का भी 2s, तो कौन सी ओवरलैपिंग है? ये ss ओवरलैपिंग है। बोलो हाँ या ना। एक का s ऑर्बिटल आया, दूसरे का भी s ऑर्बिटल आया। ये वाली अगर मैं ओवरलैपिंग बोलूं तो देखो हाइड्रोजन का तो s ही है 1s, कार्बन का क्या है? p, तो ये कौन सी ओवरलैपिंग है? sp ओवरलैपिंग। ऐसे ये वाला कौन सी ओवरलैपिंग है? हाइड्रोजन का s, कार्बन का p। ये वाली कौन सी ओवरलैपिंग है? हाइड्रोजन का s, कार्बन का p। बोलो हाँ या ना। करेक्ट है। तो जो 4 बॉन्ड कार्बन बना रहा है, ये देखो जो 4 बॉन्ड आपके कार्बन बना रहा है, उसमें से अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो एक बॉन्ड बन रहा है ss ओवरलैपिंग से। तो मतलब मैं बोल सकता हूं ये वाला जो बॉन्ड है ये बन रहा है आपका ss ओवरलैपिंग से। बोलो हाँ या ना। ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है वो बन रहा है ss ओवरलैपिंग से। बाकी जो आपके 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं, बाकी जो आपके 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं आपके sp ओवरलैपिंग से। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सही है। ये चीज हमने अभी दिखी थी ना, देख लिया अभी हमने। एक तो बन रहा है ss से, बाकी 3 बन रहे हैं sp से। आप लोगों को इतना मैंने सिखाया है अपने वीबीटी में कि जितना ज्यादा डायरेक्शनल नेचर होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे sp में ज्यादा डायरेक्शनल नेचर है और ss में कम डायरेक्शनल नेचर है। तो आपके जो 3 बॉन्ड है उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए चौथे बॉन्ड से। जो ये जो 3 बॉन्ड है जिसको मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं, जिसको मैं इस ब्लू से मार्क कर रहा हूं, इन तीनों बॉन्ड की स्ट्रेंथ आपस में तो सेम होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी ज्यादा होनी चाहिए थी व्हाइट वाले से। ब्लू वाले के जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए थी एज कंपेयर टू व्हाइट वाले से, क्योंकि आपकी ज्यादा ओवरलैपिंग बेहतर कब होती है? जब डायरेक्शनल नेचर ज्यादा रहता है। और sp में p वाले के पास क्या है? डायरेक्शनल नेचर है। करेक्ट। लेकिन है ना, देखो वीबीटी के हिसाब से तो ये चीज है कि यार आपके 3 बॉन्ड्स इक्वल होने चाहिए थे और एक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए थी। मतलब चारों के चारों बॉन्ड अलग अलग आ रहे हैं, मतलब एक तरीके से, है ना। 3 बॉन्ड सिमिलर आ रहे हैं और आपका जो एक दूसरा बॉन्ड है वो अलग आना चाहिए। तो देखो ये हम पॉइंट लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू वीबीटी, अगर मैं वीबीटी को ध्यान में रखते हुए चीजें करता हूं, अकॉर्डिंग टू वीबीटी ऑल 4 CH bonds should have different strength। सही बात है। उनकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए थी? डिफरेंट होनी चाहिए थी। ऑल 4 CH bonds should have different strength। ऑल 4 में मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? 3 की एक जैसी होगी और एक की अलग रहेगी। 3 की एक जैसी रहेगी और एक की अलग रहेगी। लेकिन जब प्रैक्टिकली में ऑब्जर्व किया गया, बट इन प्रैक्टिकल जब ऑब्जर्व किया गया, all 4 CH bonds had same strength। क्या आई बात समझ में? देखो अगर VBT को मैं सत्य मानते हुए चलता कि यार VBT बिल्कुल करेक्ट है, VBT गलत नहीं है, अगर मैं उसको सत्य मानते हुए चलता तो आपके जो CH4 है उसमें जो 3 बॉन्ड्स हैं उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम आनी चाहिए थी और जो चौथा बॉन्ड है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग अलग आनी चाहिए थी, क्योंकि ओवरलैपिंग अलग ऑर्बिटल्स की हो रही है। लेकिन जब प्रैक्टिकल किया गया, जब CH4 के मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व किया गया, तो चारों की चारों जो बॉन्ड लेंथ थी CH वाली, उन सभी की ही सेम स्ट्रेंथ आई, तो इससे क्या पता लगा कि यार कुछ और कंसेप्ट है,
क्योंकि वीबीटी के हिसाब से एक ओवरलैपिंग आ रही है एसएस, बाकी 3 ओवरलैपिंग आ रही है एसपी, तो एसपी वाले तो सेम रहेंगे और एसएस वाला अलग रहेगा। लेकिन प्रैक्टिकली जब ऑब्जर्व किया गया तो भैया सबकी बॉन्ड लेंथ क्या आई, सेम आई। तो मतलब भैया कुछ गड़बड़ है ना दया भाई, कुछ गड़बड़ है ना। तो अब वो जो गड़बड़ था वो ही उसी ने ही लेड करा हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को। वीबीटी तो फेल हो गए ना यार, यहाँ पे वीबीटी फेल हो गई, तो फिर आपका कौन सा कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, हाइब्रिडाइजेशन एंड वीएसीपीआर। तो आप पहले ये समझेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है ना, फिर उसके मेन पॉइंट्स क्या होते हैं, फिर निकालते कैसे, फिर अलग अलग मॉलिक्यूल्स में कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं ना। तो देखो सबसे पहले क्या स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन है क्या, प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एस पी एंड डी ऑर्बिटल्स to produce a new set of orbitals known as hybrid orbitals। मतलब आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन इज मिक्सिंग ऑफ प्योर एस पी एंड डी ऑर्बिटल। मतलब प्योर एस ऑर्बिटल लेके आओ, प्योर पी ऑर्बिटल लेके आओ और प्योर डी ऑर्बिटल लेके आओ और उनको इंटरमिक्स करो, और इंटरमिक्स करके आप नए सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनाओ। उन ऑर्बिटल्स को क्या बोल रहे हैं हम, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोल रहे हैं। मतलब जो CH4 था ना, ये देखो ये C, ये इधर H, ये इधर H, ये इधर H और ये इधर H। तो देखो VBT के हिसाब से जो ओवरलैपिंग हो रही थी वो कौन सी हो रही थी, देखो एक हो रही थी SS, बाकी 3 हो रही थी SP। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन बोल रहा है आपका S ऑर्बिटल ओवरलैप कर ही नहीं रहा है, P ऑर्बिटल ओवरलैप कर ही नहीं रहा है। जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं उन्हें क्या बोल रहा है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। मतलब एक नए तरीके के ऑर्बिटल्स को ही ये इन्वेंट कर रहा है। जो आपके एस पी और डी ऑर्बिटल्स हैं वो एक तरीके से फ्यूज हो जा रहे हैं और एक नए ऑर्बिटल्स को जन्म दे रहे हैं। उन ऑर्बिटल्स को क्या बोल रहे हैं हम, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। उन ऑर्बिटल्स को हम क्या बोल रहे हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो आपका चारों के चारों जो बॉन्ड्स हैं वो सब कौन से ऑर्बिटल से ओवरलैप करके बने हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करके बने। तो जब सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करके बने हैं तो सबकी एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी, सबकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हो गई नहीं ये चीज प्रूफ। वीबीटी के हिसाब से तो बच्चा अलग अलग आ रही थी, लेकिन जब प्रैक्टिकल देखा गया तो सबकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या आई, सेम आई। तो फिर एक कॉन्सेप्ट उठा कि भैया प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, कौन से ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं। कौन से ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं। तो अगर सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं तो सबकी एनर्जी क्या रहेगी, सेम। सबकी एनर्जी सेम रहेगी तो ही तो सबकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सेम आएगी। ये भी हाइब्रिड है, ये वाला जो ऑर्बिटल है ये भी हाइब्रिड रहेगा, ये वाली जो ओवरलैपिंग बनी है ये भी हाइब्रिड से बनी है, ये वाला है ये भी हाइब्रिड से बना है। मतलब सब के सब जो भी आपके ओवरलैपिंग हुई है किसकी हुई है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की हुई है। आई है बात समझ में, तभी सबकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, सेम है। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं हाइब्रिडाइजेशन के, वो समझो। तो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इन मिक्सिंग। मतलब अगर सपोज करो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आया तो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 2। अगर आपके 4 एटॉमिक ऑर्बिटल आए तो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 4। अगर आपके 5 एटॉमिक ऑर्बिटल आए तो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी कितने बनेंगे, 5। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगे फ्यूज करेंगे और जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे जिन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोल रहे हैं वो सेम गिनती में होंगे, सेम काउंट रहेगा उनका जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का था। करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ रहे हैं वो सबके सब आइडेंटिकल इन साइज, शेप एंड एनर्जी रहेंगे। अगर यार साइज में, शेप में और एनर्जी में अगर वो आइडेंटिकल हैं तभी तो उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ ये सब भी क्या रहेंगी, आइडेंटिकल रहेंगे। तभी तो जो CH4 मॉलिक्यूल था उसको ऑब्जर्व किया तो सारी की सारी बॉन्ड लेंथ क्या आई, सेम आई। सारे के सारे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या आई, सेम आई। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं वो सब सेम है ना, उनकी आइडेंटिकल साइज है, आइडेंटिकल शेप है और आइडेंटिकल एनर्जी है। बोलो हाँ या ना, आइए बात समझ में। नेक्स्ट देखो, ओनली दोज ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम आर इन्वॉल्व्ड इन इंटरमिक्सिंग विच हैव ऑलमोस्ट सेम एनर्जी। मतलब सिर्फ और सिर्फ वो ही ऑर्बिटल्स सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे जिनकी एनर्जी सेम रहेगी, ऑलमोस्ट सेम रहेगी। सेम एनर्जी का मतलब सेम शेल के चल सकते हैं या फिर n-1 शेल के चल सकते हैं। मतलब देखो जैसे आपका 2s का आया, 2s आया और 2p आया, तो ये दोनों मिक्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बढ़िया तरीके से हो सकते हैं क्योंकि सेम शेल के हैं।
सेम शेल के तो इनकी ऑलमोस्ट एनर्जी क्या है, सेम है। या फिर ज्यादा से ज्यादा क्या चल जाएगा, जैसे 4s आया और 3d आया और 4p आया, तो ये भी इंटरमिक्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों, ये देखो 4s और 4p इनकी तो ऑलमोस्ट एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। और ज्यादा से ज्यादा एक इनर शेल का आप ऑर्बिटल उठा सकते हो बस। ऐसे नहीं होगा कि भैया आपने जैसे 2s ले लिया, उसको मिक्स कर रहे हो आप 4s के साथ, ये चीज पॉसिबल नहीं है। यहां पे एनर्जी डिफरेंस ऑर्बिटल्स में बहुत ज्यादा आ जाता है। तो आपको ऐसे ऑर्बिटल उठाने हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए जिनकी एनर्जी बहुत नजदीक में हो, या तो ऑलमोस्ट सेम हो या फिर आजू बाजू में हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हो एनर्जी में, वही ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, अच्छा और देखो, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स दैट इज एम्प्टी ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और फुली फिल्ड ऑर्बिटल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में बिंदास सारे ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, एम्प्टी भी करेगा, हाफ फिल्ड भी करेगा, फुली फिल्ड भी करेगा, कोई टेंशन की बात नहीं। वीबीडी में क्या होता था, हाफ फिल्ड होने चाहिए, अपोजिट स्पिन के साथ होने चाहिए, वो सब वीबीडी की बात है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, एम्प्टी ले आओ कर लेगा पार्टिसिपेट, हाफ फिल्ड ले आओ कर लेगा, फुली फिल्ड ले आओ कर लेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन के मेन पॉइंट है। एक लास्ट पॉइंट है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल ओरिएंट देमसेल्व्स इन स्पेस। स्पेस मतलब 3D की बात हो रही है, स्पेस मतलब 3D की बात हो रही है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल ओरिएंट देमसेल्व्स इन स्पेस सच दैट रिपल्शन बिटवीन देम इज मिनिमम, है ना। आपको रिपल्शन का मैंने ऑर्डर दिया है, जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो इस तरीके से 3D में अरेंज होंगे सच दैट रिपल्शन उनके बीच में क्या आए, मिनिमम आए। और मैंने आपको ऑर्डर ऑफ रिपल्शन मैंने सिखाया है, एक ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। हमें पता है बॉन्ड पेयर क्या होता है, बिल्कुल ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में काम आ रहे हैं। हमें पता है लोन पेयर क्या होता है, ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में काम नहीं आ रहे। तो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन क्या होता है, लोन पेयर सबसे ज्यादा रहता है, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम रिपल्शन कहाँ होता है, बॉन्ड पेयर में। बोलो हाँ या ना, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका रीजन मैंने समझाया था, जो लोन पेयर रहता है वो फैला हुआ रहता है, ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करता है, तो वहाँ पे रिपल्शन भी ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे वो भी इस तरीके से स्पेस में कोशिश करेंगे अरेंज होने की कि उनके बीच में रिपल्शन क्या हो, मिनिमम हो। सही बात है, रिपल्शन मिनिमम रहेगा तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, चलो ये आपके पॉइंट्स हो गए, मेन पॉइंट्स हाइब्रिडाइजेशन के। हमको ये एक मोटे तरीके से समझ में आ गया कि यार हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है, ये हमको थोड़ा बहुत फील आ रहा है। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं, ये सिखाओ कि अगर कोई सा भी मेरे को मॉलिक्यूल दे रखा है तो उसकी मेरे को हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आप पहले निकालते हो स्टेरिक नंबर। क्या निकालते हो, स्टेरिक नंबर Sn। ठीक है, कैसे निकालते हैं, हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A। बोलोगे ये सब क्या है भैया, तो सुनो भैया, V क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, M क्या है, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स। मोनोवेलेंट एटम्स क्या, जिन ऐसे एटम्स जिनकी वैलेंसी 1 हो। अब वैलेंसी 1 किसकी होती है, जैसे हाइड्रोजन की एक वैलेंसी है, जैसे आपके हेलोजेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की वैलेंसी क्या रहती है, 1 रहती है। तो मोनोवेलेंट एटम्स में आपको गिनती बतानी होगी मोनोवेलेंट एटम्स की। तो मोनोवेलेंट एटम्स में आप क्या काउंट करोगे, या तो हाइड्रोजन को काउंट करोगे या फिर हेलोजेंस को काउंट करोगे। ठीक है, C इज व्हाट, कटायनिक चार्ज। C इज व्हाट, कटायनिक चार्ज। तो देखो कटायनिक चार्ज आपको माइनस करना है, देखो -C लिख रखा है। ठीक है, A इज व्हाट, अनायनिक चार्ज, है ना। अभी इससे घबराना नहीं है कि ये क्या लिख दिया है, इसके इतने एग्जाम्पल आएंगे कि भैया रट जाएगा ये फॉर्मूला। तो आपको ये लगाना है, हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A। अच्छा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। देखो क्या होता है, जो भी आपका मॉलिक्यूल होता है उस मॉलिक्यूल का एक सेंट्रल एटम रहेगा, एक बीच का एटम रहेगा। हर किसी मॉलिक्यूल का एक बीच का एटम रहता है, उसमें आपको बताना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो आपको सबसे पहले क्या लगाना है, ये फॉर्मूला लगाना है। कभी भी हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो ये फॉर्मूला लगाओगे आप। अब ये फॉर्मूला लगा के आपके पास कुछ स्टेरिक नंबर निकल के आएगा, एक इंटीजर वैल्यू निकल के आएगी। तो अगर सपोज करो आपका स्टेरिक नंबर निकल के आता है 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, Sp। अगर स्टेरिक नंबर निकल के आता है आपका 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, Sp2। अगर स्टेरिक नंबर निकल के आता है 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, Sp3। स्टेरिक नंबर निकल के आता है अगर 5, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, Sp3d। अगर स्टेरिक नंबर निकल के आता है 6,
तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp3d2 और स्टेरिक नंबर अगर निकल के आता है 7 तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp3d3। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा भी और हाइब्रिडाइजेशन रहती है, और रहती है आपकी जैसे dsp2 रहती है ना, d2sp3 रहती है। ये दो मेजर और हाइब्रिडाइजेशन रहती है, लेकिन ये हम कब पढ़ते हैं, जब हम 12th की केमिस्ट्री पढ़ते हैं और उसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स देखेंगे। उसमें जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स देखेंगे 12th की केमिस्ट्री में, तो वहां पे यार ये आपकी मेजरली पढ़ी जाती है। इस चैप्टर में इतनी ही रहेंगी और इतनी मोर देन सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। ठीक है। तो अगर स्टेरिक नंबर निकाल लोगे इस फॉर्मूला यूज करके, ये फॉर्मूला यूज करना है यार बिंदास, स्टेरिक नंबर निकलेगा। 2 आ रहा है तो sp, ठीक है, 3 तो sp2, 4 तो sp3, 5 तो sp3d, 6 तो sp3d2 और 7 तो sp3d3। ठीक है। एक फॉर्मूला तो ये हो गया स्टेरिक नंबर निकालने का। ठीक है। दूसरा और फॉर्मूला रहता है। दूसरा फॉर्मूला क्या रहता है? दूसरा फॉर्मूला रहता है स्टेरिक नंबर निकालने का, दूसरा फॉर्मूला रहता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। दूसरा फॉर्मूला क्या रहता है? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ऐड कर दो तो वो जो आपका नंबर निकलेगा, जैसे मान लो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर आपने ऐड करे, नंबर आया 3, तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया? 3। स्टेरिक नंबर 3 हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp2। करेक्ट। तो इस तरीके से आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है ना। दूसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर प्लस लेकिन हम लोग मेजरली यही वाला फॉर्मूला यूज करने वाला है। कौन सा वाला? स्टेरिक नंबर निकालने का, हाफ इंटू v प्लस एम माइनस सी प्लस ए। ठीक है। अच्छा, बॉन्ड पेयर में एक चीज यहां पे लिख लो, v ओनली काउंट सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड पेयर में सिर्फ और सिर्फ आपको कौन से बॉन्ड काउंट करने हैं? सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं। पाई बॉन्ड कभी भी काउंट मत करना, है ना। यहां पे लिख लो, यहां पे लिख लो कि पाई बॉन्ड प्लेज नो रोल इन हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। पाई बॉन्ड प्लेज नो रोल इन हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। सिर्फ और सिर्फ कौन सा बॉन्ड लेना है हमें? सिग्मा बॉन्ड लेना है, और प्लस क्या लेने हैं? लोन पेयर लेने हैं। सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं हमें, और बिंदास हमको क्या काउंट करने हैं? लोन पेयर काउंट करने हैं। ये दो चीजें हमको काउंट करते हुए चलनी है। ठीक है। वैसे तो मेजरली हम क्या यूज करेंगे? पहला वाला फॉर्मूला। दूसरा वाला फॉर्मूला कैसे पूछा जा सकता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। तो देखो V क्या हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ? सेंट्रल एटम में। M क्या हो गया? मोनोवैलेंट एटम्स। मोनोवैलेंट एटम्स में क्या काउंट करोगे? हाइड्रोजन और हैलोजन। C क्या हो गया? कैटायनिक चार्ज। A क्या हो गया? अनायनिक चार्ज। अच्छा, अब एक लौता आपको इतना सारी बातें सुन के ये कंफ्यूजन आ सकता है कि भैया ये बताओ सेंट्रल एटम में कैसे पता लगाऊंगा। ये कंफ्यूजन आ सकता है ना, आता है बच्चों को, जनरली आता है ना। तो अभी बता देंगे यार, इसको भी कोई टेंशन की बात नहीं है। इतनी बात अभी आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि यार स्टेरिक नंबर ऐसे निकालना है, और दूसरा फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। बॉन्ड पेयर में मैं सिर्फ क्या काउंट करूंगा? सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड को नहीं लूंगा, पाई बॉन्ड को नहीं लूंगा। अब क्या डाउट है आपका कि भैया सेंट्रल एटम कैसे फाइंड करो? तो लो भैया, आपका डाउट लेके आए हैं, हाउ टू फाइंड सेंट्रल एटम। एक मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम में कैसे फाइंड करूं? तो जो भी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहता है उसको हम क्या बनाते हैं? सेंट्रल एटम बनाते हैं। ठीक है। जो भी आपके मॉलिक्यूल का लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ी है, तो जो भी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो उठाओ, वो क्या कहलाएगा? उसका सेंट्रल एटम। और जो हाइड्रोजन एटम है उसको आप कभी भी सेंट्रल एटम घोषित मत करिएगा। हाइड्रोजन एटम कैन नेवर बी सेंट्रल एटम, वो कभी भी सेंट्रल एटम नहीं रह सकता है। ठीक है। इतनी बात आपको यार क्लियर हो गई होगी, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हमें पता है क्या करनी है, एक एक करके हाइब्रिडाइजेशन पढ़नी है हमको। ये सारी हाइब्रिडाइजेशन पढ़नी है। sp से स्टार्ट करना है, sp3d3 तक जाना है, और इसमें सब अब हमको शेप देखनी है, इनकी ज्योमेट्री देखनी है, इसमें क्या क्या बॉन्ड एंगल्स होते हैं, ये सारी चीजें हमको पता लगानी है। ठीक है। तो चलो, सबसे हम किसकी स्टार्ट कर रहे हैं? sp हाइब्रिडाइजेशन के साथ स्टार्ट हो रहा है। किसके साथ स्टार्ट हो रहा है? sp हाइब्रिडाइजेशन के साथ स्टार्ट हो रहा है। ध्यान से सुनना है ना। तो देखो sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनी होगी? sp हाइब्रिडाइजेशन बना होगा, एक आपका s ऑर्बिटल आया होगा, एक आपका p ऑर्बिटल आया होगा। ठीक है। तो आपको एक पॉइंट बताया था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आएंगे उतने ही आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो एक s ऑर्बिटल आया, एक p ऑर्बिटल आया, तो टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल कितने आए हैं? 2। तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे? 2।
तो आपके एक s ऑर्बिटल आया, एक p ऑर्बिटल आया, और फ्यूज करके कंबाइन करके क्या बना दिए, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 2, और उन 2 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्योंकि एक s आया, एक p आया, तो 2 आपके एटॉमिक ऑर्बिटल आए। आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 2 बन गए। उनका नाम क्या है, sp, उनका नाम क्या है, sp। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे इसका एग्जाम्पल है BeCl2। चलो स्टेरिक नंबर निकालें, हाइब्रिडाइजेशन निकालिए ना, स्टेरिक नंबर निकालते हैं, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन है, बेरिलियम। बेरिलियम भैया के पास कितने वैलेंस होते हैं, ये तो चीज पता होनी चाहिए, कितने होते हैं, 2 होते हैं। प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स। अब मोनोवेलेंट एटम्स में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या काउंट करना है, हाइड्रोजन और हेलोजन। तो आपके कितने क्लोरीन दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, तो गिनती की तो पता नहीं, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम तो कितने हैं, 2। अच्छा, कोई भी चार्ज दिख रहा है क्या ओवरऑल मॉलिक्यूल पे, BeCl2 पे कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, नहीं, कोई चार्ज नहीं है, तो -0 + 0 है ना। तो आपका स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है, देखो स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो स्टेरिक नंबर 2 के साथ आपकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आ रही है, sp आ रही है। बोलो हाँ या ना, सही है, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp। अब देखो एक बार आपकी sp हाइब्रिडाइजेशन आ गई, अब इसके बाद पता है एक सवाल खुल जाता है, यहां से आपसे पूछेगा कि यार बताइए नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर बताइए और नंबर ऑफ लोन पेयर बताओ। क्योंकि हमें पता है कि स्टेरिक नंबर का दूसरा जो फॉर्मूला है वो क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर कितना निकला, 2 निकला, तो विच इज इक्वल टू व्हाट, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो आपको अब क्या बताना है कि बॉन्ड पेयर कितने हैं। तो यहां पे एक मैं एक और लाइन लिख देता हूं कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। बॉन्ड पेयर कितने रहेंगे, और कोई पूछता है बॉन्ड पेयर कितने, तो कुछ नहीं, सराउंडिंग एटम गिन लो, वो आपको क्या बता देगा, बॉन्ड पेयर। अच्छा, बॉन्ड पेयर में हम सिर्फ और सिर्फ क्या काउंट कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर रहे हैं ना, पाई काउंट नहीं करते। हाइब्रिडाइजेशन का कोई लेना देना नहीं है, सॉरी पाई बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं हाइब्रिडाइजेशन से और शेप ऑफ मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो देखो आपके बताओ कितने सराउंडिंग एटम है, सेंट्रल बेरिलियम था, बाकी दोनों के दोनों जो क्लोरीन थे वो कौन थे, सराउंडिंग थे। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 2। जितने सराउंडिंग है उतने आपके बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, तो 2 आपके हो गए बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कितने रहेंगे, 0 रहेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों का एडिशन क्या आना है, स्टेरिक नंबर के बराबर आना है। तो अगर बॉन्ड पेयर आपके 2 हो गए तो आपके लोन पेयर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही है, ये चीज समझ में आई है। अच्छा, अब और क्या पूछ सकता है, और पूछ सकता है आपसे ज्योमेट्री और शेप, है ना। बहुत जबरदस्त वीडियो होने वाला है ना, और बहुत इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, तो इधर बने रहो, है ना। इधर उधर थोड़ा सा कंसंट्रेशन जाएगा तो उड़ जाओगे। ज्योमेट्री क्या रहती है, अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है, कौन सा कॉम्बिनेशन है, आपका 2 बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर है, तो आपकी ज्योमेट्री क्या है, जैसे आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp, ज्योमेट्री क्या है, लीनियर। शेप भी क्या आएगी, लीनियर आएगी। शेप भी क्या आएगी, लीनियर आएगी। मतलब कैसा स्ट्रक्चर रहता है, Be, इधर क्लोरीन और इधर क्लोरीन, Be इधर क्लोरीन और इधर क्लोरीन, ठीक है। एक और बात यहां पे फिक्स कर लो, जो भी आपकी ये ज्योमेट्री रहती है, जो भी आपकी ये ज्योमेट्री रहती है, इट इज बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। अभी देखना अभी ये चीज कैसे क्लियर होगी आपको। इट इज बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री आपको किसके बेसिस के ऊपर बतानी है, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे बतानी है। और जो शेप है वो आपको किसके बेसिस पे बतानी है, इट इज बेस्ड ऑन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, है ना। अभी देखना, अभी ये अगर आपको पॉइंट अभी क्लियर नहीं हुआ है तो देखना अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। ज्योमेट्री हमेशा कौन बताता है, हाइब्रिडाइजेशन। शेप हमेशा कौन बताता है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर बताता है ना। अच्छा, एक और पॉइंट फिक्स कर लो कि अगर आपका लोन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री और शेप क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, सेम रहेंगे। अगर लोन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री और शेप सेम रहने वाले हैं ना। अभी देखना इतने एग्जाम्पल आएंगे कि तो रट जाएंगी चीजें जो मैं बोल रहा हूं अभी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इधर बेरिलियम, एक साइड क्लोरीन एक साइड क्लोरीन। अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं तो सपोज करो ये बॉन्ड एंगल है, सपोज करो ये बॉन्ड एंगल है, तो बॉन्ड एंगल कितने का दिख रहा है यार, बीच में बेरिलियम, इधर क्लोरीन इधर क्लोरीन, तो बॉन्ड एंगल कितने का दिख रहा है, पूरा 180 का दिख रहा है ना। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितने का हो जाता है, 180 डिग्री का। कितने का हो जाता है,
180 डिग्री का। बोलो हाँ या ना, क्या ये चीज़ समझ में आई है? बिल्कुल आई है। आगे बढ़ें और दिखाएं चीज़ें। चलो नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, sp2 की तरफ। अब देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, पहले ये समझो बनती कैसे बनती है। एक s ऑर्बिटल आता है और दो आपके p ऑर्बिटल आते हैं। तो एक s आया और दो p आए, तो टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल कितने आ रहे? 3। सब फ्यूज करके कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे? 3। तो 3 आपके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। क्या बनते हैं? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं। और कितने गिनती में बन रहे हैं? 3। क्यों? क्योंकि 3 ही आपके एटॉमिक ऑर्बिटल आए थे। 3 ही आपके एटॉमिक ऑर्बिटल आए थे। हाँ या ना? सही है, ये चीज क्लियर है। अच्छा अब देखो इसमें केसेस आने वाले हैं। पहले क्या आ रहा है आपका? केस 1। केस 1 क्या है? 3 बॉन्ड पेयर हो और 0 लोन पेयर हो। क्यों? क्योंकि हम स्टेरिक नंबर कितना पढ़ रहे हैं? sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ स्टेरिक नंबर पढ़ रहे हैं 3। तो पहला केस क्या आ रहा है? 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। दूसरा केस क्या होगा? 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, है ना। तो देखेंगे, सारे केसेस कवर करेंगे। पहला केस क्या है? 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। अब इसका एग्जाम्पल की बात हो रही है ना। इसके एग्जाम्पल की बात होती है, जैसे आपका BCl3। चलो निकाले स्टेरिक नंबर। हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन है? बोरॉन है। वैलेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। कितने हैं मोनोवैलेंट? 3 है। कोई चार्ज दिख रहा है क्या यार? माइनस, पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ चार्ज दिख रहा है? नहीं। तो -0 + 0 विच इज 0 है। तो स्टेरिक नंबर कितना आ गया? 3 आ गया। स्टेरिक नंबर 3 के साथ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। बिल्कुल सही है। जरा बॉन्ड पेयर बताना। बॉन्ड पेयर बताना। बॉन्ड पेयर कौन बताता है? नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने हैं? 3 है। तो 3 क्या आ गए? बॉन्ड पेयर। और ऑब्वियसली 0 क्या हो गया? लोन पेयर। सही है। तो 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। देखो यही केस पढ़ रहे हैं हम लोग, बिल्कुल यही केस पढ़ रहे हैं। अब जरा डिफाइन करो ज्योमेट्री को और शेप को। ज्योमेट्री कौन बताता है? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से इसकी ज्योमेट्री क्या आती है? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या आती है? ट्राइगोनल प्लेनर आती है। और आपको क्या सिखाया है? जब जब 0 लोन पेयर होंगे तो ज्योमेट्री और शेप बराबर रहेंगी। तो शेप भी क्या होगी आपकी? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है। अभी 0 लोन पेयर है, इसलिए आपकी शेप और ज्योमेट्री दोनों क्या है? सेम। ठीक है। अब इसकी हम शेप की बात करें, मतलब एक्चुअल स्ट्रक्चर की बात करें, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे रहता है इसका? ये बोरॉन, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन और इधर क्लोरीन। मतलब देखो एक ही प्लेन है, ये एक ही प्लेन है। जैसे मैं दिखाऊं आपको, तो देखो ये एक ही प्लेन है। इसके सेंटर में कौन है आपका? बोरॉन। और 3 यहां पे, इधर एक क्लोरीन, इस कोने पे क्लोरीन, इस कोने पे क्लोरीन। तो एक ही प्लेन में है ये पूरे के पूरे। पूरा मॉलिक्यूल क्या है? प्लेनर है। तभी देखो नाम में भी क्या आ रहा है? ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर है। ठीक है। अब बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये जो एंगल है आपका, ये कितने का है? 120 डिग्री का। कितने का है? 120 डिग्री। तो ऐसे कितने एंगल है? देखो एक एंगल ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तो कितने एंगल है ऐसे? 3 120 डिग्री के एंगल। 3 120 डिग्री बॉन्ड एंगल। करेक्ट? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सही है। यहां तक तो कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। दिस वॉज केस 1, जिसमें 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर लेके चल रहा है। केस 2 भी बन सकता है। केस 2 क्या बनेगा? देखिए भैया, सारे केसेस सॉल्व कर लेंगे ना। कौन सा? 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। जरा स्टेरिक नंबर देखो कितना आएगा? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ऐड करो तो कितना आ रहा है? 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आने वाली है? sp2 आने वाली है। सही है। अब जरा इसका एग्जाम्पल देखो। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है आपका SO2। इसका एग्जाम्पल क्या है? SO2। चलो निकालो भैया स्टेरिक नंबर। फॉर्मूला अप्लाई करना सीखो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन है? जो भी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सल्फर है, ऑक्सीजन है। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? सल्फर। कितने वैलेंस? 6 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट में कौन काउंट करोगे? सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और हेलोजन, है ना। ऑक्सीजन तो डाईवैलेंट रहता है, 2 वैलेंसी होती है ऑक्सीजन की, तो वो गिनती में नहीं आएगा। ठीक है। तो मोनोवैलेंट कितने हैं? 0 है। कोई चार्ज दिख रहा है क्या यार? नहीं, कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा। तो 6/2 कितना आ गया? 3। स्टेरिक नंबर कितना आ गया? 3 के साथ हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp2। यहां तक सही है? बिल्कुल सही है। अब क्या बताया आपको? बॉन्ड पेयर। तो जितने सराउंडिंग होंगे, देखो कितने सराउंडिंग है भैया। अगर एक सल्फर आपका सेंट्रल है तो सराउंडिंग कितने हैं? 2, है ना। तो आपके 2 सराउंडिंग है, तो 2 क्या हो गए? बॉन्ड पेयर। एक क्या हो गया? लोन पेयर। एक क्या हो गया आपका? लोन पेयर। 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। यही केस पढ़ रहे हैं।
यही केस पढ़ रहे हैं। अब देखो आप ज्योमेट्री और शेप। अब पहले एक बात तो यार फिक्स हो गई है, क्या कि ज्योमेट्री और शेप अलग अलग आनी है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर आ चुका है अब पिक्चर में। आपको क्या बताया, जब लोन पेयर और बॉन्ड जब लोन पेयर 0 हो तो ज्योमेट्री और शेप क्या रहती है, सेम रहती है, लेकिन अब तो नहीं है। अच्छा, ज्योमेट्री कौन बताता है आपको? ज्योमेट्री बताती है आपको हाइब्रिडाइजेशन। तो ज्योमेट्री इसकी क्या रहेगी? ज्योमेट्री अभी भी इसकी रहेगी ट्राइगोनल प्लेनर। क्योंकि देखो पिछली बार जब आपका जो लोन पेयर 0 था, ज्योमेट्री क्या थी? ट्राइगोनल प्लेनर। तो भैया आपकी ज्योमेट्री फिक्स हो चुकी है, क्योंकि आपका अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो ज्योमेट्री फिक्स है, कौन सी? ट्राइगोनल प्लेनर। तो अभी भी ज्योमेट्री क्या रहेगी? ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन शेप कौन डिसाइड करता है? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। तो पिछले केस में 3 बॉन्ड पेयर था, 0 लोन पेयर था, तो ज्योमेट्री और शेप क्या थी? सेम थी। लेकिन अब आ चुका है 1 लोन पेयर, अब आपकी ज्योमेट्री और शेप सेम नहीं रहेगी। अब इस केस में शेप क्या आ जाती है? इस केस में शेप आ जाती है बेंट, या फिर हम इसे वी शेप बोलते हैं, या फिर हम इसे एंगुलर बोलते हैं, देखिए जैसे शेप, अगर मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो देखो ये एस, ठीक है, एस, यहां पे डबल बॉन्ड ओ, ये यहां पे डबल बॉन्ड ओ, ये ऐसा कुछ, ठीक है। अरे बात समझ, ऐसा तो देखो वी दिख रहा है आपको, ये वी दिख रहा है, ऐसे वी, सल्फर ऊपर हो गया, 2 ऑक्सीजन इधर, तो ये देखो वी बनता हुआ दिख रहा है। अच्छा, दूसरे फॉर्मूले से भी प्रूव कर दूं। देखो ये तो मैंने हमारा वाला फॉर्मूला लगाया, दूसरा फॉर्मूला क्या था? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर वाला, उससे भी मैं भी प्रूव कर सकता हूं। कैसे? बॉन्ड पेयर में सिर्फ और सिर्फ क्या काउंट करते हो आप, ये बताइए मेरे को। सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हो। तो ये 2 बॉन्ड है यहाँ पे, ये वाला एक बॉन्ड क्या सिग्मा बोल दूं, दूसरा तो क्या रहेगा? पाई रहेगा। वो क्यों गिनना है हाइब्रिडाइजेशन में? वो नहीं गिनना है, केवल सिग्मा गिनने हैं। तो एक सिग्मा यहाँ पे, ऐसे ही एक सिग्मा यहाँ पे, तो 2 कितने आ रहे हैं? 2 क्या आ रहे हैं? 2 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं। सल्फर 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। अच्छा, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6, तो 4 बॉन्ड बना रहा है सल्फर, तो 4 तो बॉन्डिंग में चले गए होंगे, प्लस यहाँ पे क्या होगा? 1 लोन पेयर होगा, तो 1 लोन पेयर। तो देख लो, 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? sp2 आएगी। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? sp2 आएगी। बोलो बताओ, समझ में आया या नहीं? समझ में आया है या नहीं? बिल्कुल, यहां तक चीज क्लियर है। एंगल क्या बोलूं? बॉन्ड एंगल को, इसको बोल दो बॉन्ड एंगल। ये क्या है? टीटा। अब टीटा कितना होगा? क्योंकि देखो प्रीवियस केस में तो परफेक्ट ज्योमेट्री थी, जब जब यार लोन पेयर 0 आएगा ना तो उसे मैं परफेक्ट ज्योमेट्री बोलूंगा, है ना। तो 0 जब लोन पेयर थे आपके, तो एकदम बढ़िया 120 डिग्री के शानदार से एंगल है। लेकिन लोन पेयर आते से ही भैया रिपल्शन बढ़ जाते हैं, है ना। ये चीज हमने देखी है कि लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर उससे कम, और बॉन्ड पेयर सबसे कम। और तो जब अब सल्फर पे जब लोन पेयर आ चुका है तो अब वो क्या करेगा? रिपल्शन शो करेगा। तो क्या ये जो लोन पेयर है ऊपर, क्या ये इधर धक्का देगा? बिल्कुल देगा। क्या ये इधर भी धक्का देगा? बिल्कुल देगा। अब ध्यान से देखो आप लोग, तो ये जो आपके 2 बॉन्ड थे, है ना, देखो ये आपका हो गया सल्फर, ऊपर वाली टिप क्या हो गई? सल्फर। अब इसको यहां से धक्के मिल रहे हैं, इसको यहां से धक्के मिल रहे हैं, तो दोनों का अगर धक्का मिलेगा तो जो आपका एंगल है क्या वो स्क्वीज होएगा या नहीं? वो नजदीक आएंगे या नहीं? तो बॉन्ड एंगल कम हो रहा है या नहीं? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, कितना कम हो रहा है? नहीं पता। कोई भी आपसे कभी भी ऐसे टाइप का सवाल नहीं पूछेगा कि इसका एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल बता दो, कोई भी नहीं पूछेगा, वो एकदम फर्जी टाइप का सवाल है। लेकिन वो इतना पूछ सकता है कि यार टीटा वो 120 से तो यार कम हो जाएगा। इतना आपको यार समझ में आना चाहिए, इतना आपको समझ में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया जब आपको रिपल्शन पढ़ रहे हैं, बाहर से रिपल्शन पढ़ रहे हैं और इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि आपका बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो 120 तो तब था जब आइडियल थी चीजें, 0 लोन पेयर था। अब जब आपको रिपल्शन पड़ के आप अंदर की तरफ स्क्वीज हो रहे हो, तो इतनी पक्की बात है कि आपका बॉन्ड एंगल कम हो रहा है और 120 से कम जा रहा है। आ रही है बात समझ में? कोई ये नहीं पूछेगा कि भैया एग्जैक्ट बताओ, 114, 115, 116, 117, किसी को याद नहीं है और याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन इतना फील होना चाहिए कि हाँ यार, जो टीटा है 120 डिग्री से तो कम होएगा, क्योंकि एंगल क्या हो रहा है? स्क्वीज हो रहा है।
जब जीरो लोन पेयर था तो कोई टेंशन की बात ही नहीं थी, है ना, परफेक्ट ज्योमेट्री थी, आपका बढ़िया 120 डिग्री का परफेक्ट एंगल बन रहा था। लेकिन लोन पेयर की वजह से रिपल्शन आ रहे हैं, रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल स्क्वीज हो रहा है, और बॉन्ड एंगल स्क्वीज हो रहा है तो 120 से एंगल कम हो जाएगा, 120 से एंगल कम हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुई है, ये चीज क्लियर हुई है। तभी मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लेक्चर है आज का, है ना। तो आप लोगों को जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसको बढ़िया तरीके से नोट डाउन करते हुए चलिए अपने हैंड रिटन नोट्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, sp3। जो भी यार हम केस देखेंगे सब हाइब्रिडाइजेशन में, हम लोग मिनिमम कहाँ तक जाते हैं, 2 बॉन्ड पेयर तक ही जाते हैं, 1 बॉन्ड पेयर तक हम नहीं जाते। 1 बॉन्ड पेयर का कोई सेंस नहीं रहता है, हम लोग मिनिमम कहाँ तक जाते हैं, 2 बॉन्ड पेयर तक ही जाते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम क्या बन रहा था, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, और नीचे हम नहीं जा सकते, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कौन कौन से केसेस बनेंगे। पहले ये देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन खुद बनेगा कैसे, कैसे बनेगा, एक ऐसा आएगा और 3 p ऑर्बिटल्स आएंगे, एक s आया 3 p आए, टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल कितने आए, 4। टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल अगर 4 आएंगे तो आपके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। कितने ऑर्बिटल बनेंगे आपके, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, क्योंकि 4 एटॉमिक आए तो हाइब्रिड भी कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। हाइब्रिड भी कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, करेक्ट। चलो अब केसेस देखते हैं यार, अब केसेस देखते हैं। अब केस वन पता है क्या है, क्या है, 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। स्टेरिक नंबर कितना है, स्टेरिक नंबर कितना है, 4। स्टेरिक नंबर ऑब्वियसली 4 पढ़ रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ स्टेरिक नंबर क्या है, 4 है। केस 1 क्या है, 4 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है। चलो भैया एक एक करके सबके एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए पहला एग्जाम्पल CH4, चलो स्टेरिक नंबर निकालो। सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन को तो हमने मना कर रखा है कि भैया तुम कभी भी नहीं बन सकते सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन है। तो वैलेंस कितने, 4 होते हैं, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट में यू हैव टू काउंट हाइड्रोजन एंड हेलोजन, तो हाइड्रोजन गिन लो कितने हैं, 4 है, 4 है। कोई चार्ज दिख रहा है कि नहीं, कोई चार्ज नहीं है, तो स्टेरिक नंबर कितना आ गया, बढ़िया स्टेरिक नंबर आ गया आपका 4। स्टेरिक नंबर 4 के साथ हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। अब जरा ये देखो कि कितने आपके बॉन्ड पेयर है और कितने लोन पेयर है। तो जितने सराउंडिंग एटम होते हैं, कितने हैं यार, 4 हैं सराउंडिंग एटम, तो 4 ही क्या होंगे बॉन्ड पेयर। अब हमें पता है स्टेरिक नंबर भी 4 है, 4 बॉन्ड पेयर हो गए, ऑब्वियसली 0 क्या रहेंगे, लोन पेयर, क्योंकि दोनों का एडिशन भी स्टेरिक नंबर के बराबर आना चाहिए, सही है। अब किसकी बात करें, अब बात करो ज्योमेट्री एंड शेप। किसकी बात करें, ज्योमेट्री की बात करें और शेप की बात करें, करेक्ट। तो ज्योमेट्री आपकी रहती है टेट्राहेड्रल। कौन बताता है ज्योमेट्री आपको, हाइब्रिडाइजेशन। तो ज्योमेट्री क्या रहती है, टेट्राहेड्रल। शेप क्या रहेगी, कौन बताएगा, शेप भी रहेगी टेट्राहेड्रल। क्यों, क्योंकि भैया 0 लोन पेयर हैं, जब जब 0 लोन पेयर होंगे शेप और ज्योमेट्री सेम रहेगी। शेप भी क्या है आपकी, टेट्राहेड्रल। बोलो सही है, क्या यहां तक चीजें क्लियर है, बिल्कुल सही है ना। अब तभी आपका CH4 का जो स्ट्रक्चर बनता है वो ऐसा बनता है, टेट्राहेड्रल टाइप बनता है ना। तो आज हमें वो सारे राज पता चल रहे हैं, वो सारे राज पता चल रहे हैं क्या टेट्रा इस मतलब CH4 को ऐसे ही क्यों बनाते थे, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन मिनिमम हो जाता है। इसका जो शेप है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही बन रहा है सच दैट रिपल्शन बिटवीन देम इज व्हाट, मिनिमम, करेक्ट। तो देखो आपका जब बॉन्ड एंगल की बात करें तो सारे बॉन्ड एंगल सेम रहते हैं। यहाँ पे अगर मैं बॉन्ड एंगल थीटा बोल दूं तो थीटा इज व्हाट, 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है। ऐसे कितने बॉन्ड रहते हैं आपके, 6 बॉन्ड एंगल्स रहते हैं, 6 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल कितने रहते हैं, 6 रहते हैं, ये ध्यान रखना, है ना। ये 3D स्ट्रक्चर है, यहाँ पे अब हम 3D में चले गए हैं। देखो जो पहले वाला था वो ट्राइगोनल प्लेनर था, मतलब चीजें कहाँ चल रही थी, प्लेन में चल रही थी, सेम प्लेन में। लेकिन अब हम कहाँ गए, 3D में आ गए, तो 3D में इमेजिन करना पड़ेगा हमें, राइट। तो आपको अभी भले ही दिख रहे होंगे 1 2 3 4 ही एंगल दिख रहे होंगे, लेकिन कितने एंगल हैं, कितने एंगल हैं, 6 109 डिग्री 28 मिनट्स के बॉन्ड एंगल होते हैं। कैसे, जैसे देखो ये रहा कार्बन, देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको इमेजिन करने की, लेकिन देखो इमेजिन करना एक तरफ है, लेकिन ये वैल्यू याद रखना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे अल्टीमेटली आपको ये पूछेगा कि कितने बॉन्ड एंगल है। तो अगर 6 याद रहेंगे तो आप क्वेश्चन बढ़िया तरीके से कर पाओगे। तो देखो
जैसे देखो ये वाला आपका CH है, ठीक है, आपका ये मतलब ये कार्बन है और ऊपर ये H मैंने बना दिया, एक CH यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे और एक यहाँ पे है, करेक्ट। तो देखो ये जो आपका ये CH है इसका इसके साथ एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स का, तो एक एंगल ये आ गया, दो एंगल दूसरा इसके साथ, तीसरा इसके साथ, हाँ या ना, कि ये तीन एंगल दिख रहे हैं, पहली बात तो आपको ये तीन दिख गए। बाकी तीन और कहाँ हैं, तीन और हैं आपके प्लेन में, वो प्लेन ये वाले जो आपके ये हैं, ये नीचे भी तो है, एक तो देखो CH4 ऊपर है, CH ऊपर है, और एक तो क्या है यहाँ पे भी है, तो देखो यहाँ पे भी आपको ये तीन एंगल दिख रहे होंगे, देखिए दिखाना चाहूँ मैं आपको, तो देखो ये रहे, तो एक ये और एक ये, करेक्ट। तो यहां पे भी आपको तीन एंगल दिख रहे हैं, तो टोटल कितने एंगल है, 6 आपके बॉन्ड एंगल हैं किसके, 109 डिग्री 28 मिनट्स के। ध्यान रखना, पूछेगा भैया, पूछेगा आपसे ये, इसलिए चीख चीख के गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं कि इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो ये चीज समझ में आ गई है ना, और एंगल जो रहेंगे सब सेम रहेंगे, एकदम परफेक्ट रहेंगे, क्यों, क्योंकि जीरो लोन पेयर है। जब जब जीरो लोन पेयर रहेंगे तब एकदम परफेक्ट एंगल निकल के आएंगे, क्योंकि तब रिपल्शन बहुत बैलेंस तरीके से लगते हैं, उनकी ज्योमेट्री बहुत सिमेट्रिक बनती है। दिस वाज केस 1। केस 2 क्या हो सकता है, देखो इसका स्ट्रक्चर भी लेके आया हूं, हाँ देखो जैसे मीथेन का ये स्ट्रक्चर भी, ये रहा स्ट्रक्चर, देखो ये रहा टेट्राहेड्रल, देखो जैसे कार्बन ब्लैक में दिखा है, और ये आपका हाइड्रोजन, तो ये क्या बन रही है, देखो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है, और एंगल कितना 109 डिग्री 28 मिनट्स रहता है, यहाँ पे 5 लिख रखा है, इसको चाहो तो काट दो, 109 डिग्री 28 मिनट्स। और ये कौन सा स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर, 3D में जा चुके हैं हम, sp2 तक प्लेन में रहती हैं चीजें, उसके बाद 3D हो जाती है, करेक्ट। चलो अब और देखो नेक्स्ट केस देखें, 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर का हो गया केस। नेक्स्ट केस देखो विच इज केस 2, स्टेरिक नंबर हम 4 ही पढ़ रहे हैं, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। ऑब्वियसली स्टेरिक नंबर क्या निकलेगा, 4 निकलेगा, ऑब्वियसली स्टेरिक नंबर क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। एग्जाम्पल देखिए, NH3 स्टेरिक नंबर इक्वल्स टू हाफ, सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तो बनेगा ही नहीं कभी भी, सेंट्रल एटम हाइड्रोजन को नहीं करेंगे, तो सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 5, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट में सिर्फ और सिर्फ क्या काउंट करोगे, हाइड्रोजन और हेलोजन, तो 3 काउंट कर लो। कोई चार्ज है क्या, नहीं है, कोई चार्ज है नहीं है, तो स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है 4, हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ रही है sp3। अच्छा कितने बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कौन बताता है, सराउंडिंग एटम, तो कितने सराउंडिंग एटम है, 3 ही है यार, 3 बॉन्ड पेयर, ऑब्वियसली एक क्या रहेगा, लोन पेयर रहेगा, एक क्या रहेगा, लोन पेयर रहेगा, करेक्ट। अब आ जाओ आप ज्योमेट्री और शेप, अब आ जाओ ज्योमेट्री और शेप में, ज्योमेट्री और शेप में ज्योमेट्री कौन डिसाइड करता है, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, तो ज्योमेट्री क्या फिक्स हो गई आपकी, टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री तो क्या ही होनी है, टेट्राहेड्रल ही होनी है। अब इसमें आ जाओ आप शेप में, तो शेप कौन डिसाइड करता है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मिलके शेप डिसाइड करते हैं, तो शेप आपकी क्या आ जाती है, पिरामिडल, शेप क्या आ जाती है, पिरामिडल। कैसे बनाता है शेप, ये देखो, देखो तो देखो ये रहा आपका, जैसे ग्रीन के साथ बनाएंगे है ना, देखिए ये रहा आपका नाइट्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, देखो 3 बॉन्ड पेयर बना दिए, बिल्कुल। एक क्या है, लोन पेयर, तो लोन पेयर कहाँ है, यहाँ आपका लोन पेयर प्रेजेंट है, यस। अब किसकी बात होती है, बॉन्ड एंगल की, तो जरा बताना बॉन्ड एंगल कैसे सोचोगे, जब परफेक्ट ज्योमेट्री थी CH4 में, 0 लोन पेयर थे, तो बॉन्ड एंगल कितने का आया था, 109 डिग्री 28 मिनट का, करेक्ट। अब क्या आपका एक लोन पेयर आ चुका है, जब एक लोन पेयर आ चुका है तो क्या ये लोन पेयर यहाँ पे रिपल्शन देगा या नहीं देगा, बिल्कुल देगा, लोन पेयर आते से रिपल्शन बढ़ जाते हैं। क्या ये वाला जो लोन पेयर है यहाँ पे रिपल्शन देगा या नहीं देगा, बिल्कुल देगा। अब अगर दोनों जगह आपके रिपल्शन पड़ रहे हैं, देखो ये यहाँ से दे रहा है रिपल्शन, ये यहाँ से दे रहा है रिपल्शन, तो अगर दोनों जगह से रिपल्शन पड़ रहे हैं तो क्या बॉन्ड एंगल आपको स्क्वीज होता हुआ दिख रहा है, कोई यार यहाँ से धक्का दे रहा है ऐसे, कोई इसे यहाँ से धक्का दे रहा है, तो अगर दोनों से अगर इसको धक्के पड़ रहे हैं तो क्या बॉन्ड एंगल स्क्वीज होता हुआ दिख रहा है, स्क्वीज होता हुआ दिख रहा है, तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। पूछेगा कोई कितना कम हो गया, ये पता नहीं भैया, मैं इतना बोल सकता हूं कि ये जो बॉन्ड एंगल है वो लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट्स है, इतना मैं यार एकदम डंके की चोट पे बोल सकता हूं कि यार ये चीज तो गारंटी है।
लेकिन कितना कम हुआ ये मैं नहीं बता सकता। वैसे इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू हमें पता है 107 के करीब होती है, लेकिन वो आपको याद नहीं रखनी है। लेकिन इतना ध्यान रखो, इतना फील लो कि यार रिपल्शन के चलते हुए बॉन्ड एंगल स्क्वीज कर रहा है, बॉन्ड एंगल स्क्वीज कर रहा है, तो आपका 109 डिग्री 28 मिनट से एंगल कम हो जाएगा, एंगल कम हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है आपको? इतनी चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। अब जैसे देखो नेक्स्ट केस देखें, नेक्स्ट केस अगर हम देखें तो लास्ट केस है इस हाइब्रिडाइजेशन का। हम लोग कहां तक जाते हैं? 2 बॉन्ड पेयर तक मिनिमम जाएंगे, और 2 ही क्या होने वाले हैं? लोन पेयर, क्योंकि स्टेरिक नंबर तो अल्टीमेटली क्या करना है? 4 करना है। स्टेरिक नंबर तो 4 होएगा, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर। अब देखो इसका एग्जाम्पल, अब देखिए इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है आपका H2O। तो स्टेरिक नंबर इज हाफ, सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। हाइड्रोजन को तो काउंट नहीं करेंगे ना सेंट्रल एटम में। वैलेंस कितने हैं? 6। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, हाइड्रोजन है 2। कोई चार्ज दिख रहा है क्या आपको? नहीं। तो स्टेरिक नंबर कितना आ गया? 4। अब काउंट करो, अच्छा 4 स्टेरिक नंबर के साथ हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3। अब काउंट करो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, तो कितने आपको सराउंडिंग एटम दिख रहे हैं? देखो 2, हाइड्रोजन है ना, तो 2 क्या हो गया आपके? बॉन्ड पेयर, और 2 ही क्या होंगे आपके? लोन पेयर। करेक्ट है। अच्छा अभी ये मत सोचना कि भैया जितने भी आप एग्जाम्पल ले रहे हो उसमें चार्जेस तो कभी भी नहीं आ रहे हैं, वो भी आएंगे, है ना, सब आएंगे, धीरे धीरे सब आएंगे, ठीक है। तो अभी नहीं ले रहे हम चार्जेस, एक बार फील तो ले लो यार, हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, कैसे निकलता है, फिर सारी आपको एग्जाम्पल्स भी करवाएंगे। तो 4 हाइब्रिडाइजेशन आ रही है आपके, 2 बॉन्ड पेयर हो गए, 2 लोन पेयर हो गए। अब किसकी बात करें? ज्योमेट्री की बात करो और शेप की बात करो। ज्योमेट्री एंड शेप। ज्योमेट्री कौन डिसाइड करता है? ज्योमेट्री डिसाइड करता है आपका हाइब्रिडाइजेशन। तो ज्योमेट्री तो फिक्स है, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है ना। ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। शेप, अब शेप डिसाइड करते हैं आपके बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मिला के। तो शेप आती है इसकी, अगेन इसकी शेप आती है बेंट, या फिर वी शेप, या फिर एंगुलर, या फिर एंगुलर। अब कैसे? जैसे देखो ये होता है ऑक्सीजन, यहां पे आता है आपका एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक आता है आपका दूसरा हाइड्रोजन। तो देखो कितने बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं? 2 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं, 2 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं। अब जरा लोन पेयर भी काउंट कर लें, तो देखो ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6। 2 तो उसने बॉन्डिंग में दे दिए, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन और पड़े रहेंगे। तो ये 1 लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर। तो देखो 2 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं और 2 लोन पेयर आ रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? ऑब्वियसली sp3 आएगी। और 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर के साथ शेप क्या आएगी? बेंट, वी या एंगुलर। देखो वी शेप दिख रहा है आपको, इधर ऑक्सीजन हो गया और 2 इधर हाइड्रोजन हो गया, तो ये वी शेप बना रहा है, वी शेप बना रहा है। अच्छा ये क्या हो गया? बॉन्ड एंगल। ये क्या हो गया? बॉन्ड एंगल। अब जरा हम बॉन्ड एंगल पे चर्चा करें, सोचो क्या होगा। इतना हम सोच सकते हैं कि ये इधर रिपल्शन मार रहा होगा, ये इधर रिपल्शन मार रहा होगा, और भी ज्यादा रिपल्शन बढ़ गए होंगे, क्योंकि देखो अमोनिया में तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लोन पेयर था, तो रिपल्शन तो बड़े थे लेकिन एक ही लोन पेयर था। यहाँ पे तो भैया 2 रिपल्शन, 2 लोन पेयर आ गए, तो रिपल्शन नेक्स्ट लेवल पे चले गए होंगे, नेक्स्ट लेवल पे चले गए होंगे। तो जो थीटा होता है, इतना तो मैं बोल सकता हूं कि 109 डिग्री 28 मिनट से कम है। और साथ साथ में मैं इतना भी बोल सकता हूं कि NH3 से भी ये कम है। क्यों? क्योंकि देखो जैसे NH3 की बात करें, ये लोन पेयर, सुनो यहाँ पे, ये H, इसको मैंने बोल दिया θ1, इसको मैंने क्या बोल दिया? सपोज करो θ1। और पानी का अगर मैं आपको मॉलिक्यूल लूं, तो ये लोन पेयर यहाँ पे, ये इसको मैंने क्या बोल दिया? सपोज करो θ2। तो जो θ2 है वो छोटा है एज कंपेयर टू θ1। क्यों? क्योंकि जो θ2 है आपका, जो पानी है वहां पे 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर होने के कारण रिपल्शन बहुत बढ़ गए, बहुत बढ़ गए हैं, तो उनका एंगल बहुत कम हो गया होगा, बहुत कम हो गया होगा। इसकी तो यार मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू भी आप लोगों को पहले ही क्वेश्चन, पहले मतलब जब आपको बॉन्ड पैरामीटर पढ़ा रहा था, तो मैंने ये सारी चीजें आपको उधर भी समझाई थी, वापस ये आ रही है, क्योंकि यार बॉन्ड एंगल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और हाइब्रिडाइजेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बॉन्ड एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हाइब्रिडाइजेशन आपका बॉन्ड एंगल में। जैसे देखो इस पे क्वेश्चन कराऊं, अब कभी भी अगर आपको बॉन्ड एंगल का कोई क्वेश्चन आता है, तो आपको हाइब्रिडाइजेशन शेप जरूर सोचनी है उसकी, जरूर सोचनी है आपको उसकी। कैसे? जैसे देखो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपसे पूछ रहा है बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताइए। क्या पूछ रहा है आपसे? बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताओ। क्या? जैसे बोल रहा है
BeCl2, BF3 और आपसे पूछ रहा है CH4। चलो ये बताओ कैसे करोगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन कि बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है कि किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है किसका कम है। तो अब आपको हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सोचनी है। तो देखो इसके हाइब्रिडाइजेशन निकालो, निकालो कैसे। हाफ, सेंट्रल एटम कौन है, बेरिलियम, वैलेंस कितने 2, मोनोवेलेंट कितने हैं 2, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है 2 के साथ क्या आ रही है sp। तो जो आपका बॉन्ड एंगल रहेगा वो कितना रहेगा 180 डिग्री का रहेगा। बताया ना यार sp में कितना रहता है 180 रहता है। जरा यहाँ पे देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालो, हाफ, सेंट्रल एटम कौन बोरॉन 3, मोनोवेलेंट कितने 3, कोई चार्ज दिख रहा है क्या, नहीं, मोनोवेलेंट मतलब हैलोजन और हाइड्रोजन, तो 3 हैलोजन दिख रहे हैं ना, क्या 3, तो sp2 और आपका इसका बॉन्ड एंगल कितना रहता है 120 डिग्री के करीब का रहता है, करेक्ट। अब यहाँ पे निकालो हाफ, सेंट्रल एटम कौन कार्बन, वैलेंस कितने 4, मोनोवेलेंट में कितने 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी sp3, तो बॉन्ड एंगल कितना आता है यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट्स का। तो अगर बॉन्ड एंगल का आपको ऑर्डर पूछे तो BeCl2 का सबसे बड़ा, देन BF3 एंड देन CH4। तो ये आ गया आपका बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। तो ऐसे करके भी यार आपको क्वेश्चन आएंगे। तो मैं वापस बोल रहा हूं कि जो हाइब्रिडाइजेशन है इट प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल, बहुत जबरदस्त रोल प्ले करता है आपका हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड पैरामीटर्स इन सब में। तो एक इनिशियल झलक हम लोगों ने पहले ले ली थी कि हाँ यार बॉन्ड एंगल ये होता है, बॉन्ड लेंथ ये होता है, लेकिन अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें और खुलती जाएंगी, वैसे वैसे थ्योरीज आती जाएंगी और हम लोग और डीप में पढ़ते जाएंगे, है ना। तो ये बेसिकली मैंने आप लोगों को एक शानदार इंट्रोडक्शन दिया है हाइब्रिडाइजेशन का, और कुछ आपको स्टार्टिंग की हाइब्रिडाइजेशन मैंने समझाई है। और कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हमें पढ़नी है, हमें पढ़नी है sp3d, sp3d2 और sp3d3, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और इसमें क्या टर्मिनोलॉजी रहती है ये सब देखना है। तो ये सारी चीज़ें यार हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन और VSEPR पेयर को 2 वीडियोज़ में बांट देते हैं, एक वीडियो हम यहाँ पे रखते हैं। बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं बढ़ाना चाह रहे कि 2-2.5 घंटे की एक वीडियो हो जाए। आपके पास छोटी छोटी वीडियोस रहेंगे तो आप भी यार अच्छे से पढ़ पाओगे, और आप बार बार कभी रिवीजन करना हो तो छोटी वीडियो देख के यार मन करेगा कि चलो रिवाइज कर लेते हैं, वरना 2-2.5 घंटे की वापस वीडियो देखना इज अ बिट टफ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में यार आप लोगों का हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों का कंप्लीट कर देंगे, रिमेनिंग हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट कर देंगे, कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, कुछ और टर्मिनोलॉजीज के साथ आपको इंट्रोड्यूस करा देंगे। ऑलराइट, चलो फिर जोर और शोर से पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।